गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए था? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले किस लीडर ने करी थी और कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वाली क्लास में बताऊंगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो होंगे वो कैसे इलेक्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, इसमें डिफरेंट रिलीजन होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी है, तो इन सब का रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे पाएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा इशू था। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो इसके बाद की बात है, लेकिन पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन था, एक काम था, किनका? कांग्रेस के लिए भी, अंग्रेजों के लिए भी और मुस्लिम लीग के लिए भी। तो इस वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले फ्रेम कैसे किया गया, उसका प्रोसेस क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। तो इस वाली क्लास में बिल्कुल ध्यान सुनना कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, बनाई जाती है। तो आओ क्लास में। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया किसने दिया था, डिमांड किसने रखा था? वो रखा था एम.एन. रॉय। किसने रखा था? एम.एन. रॉय। कब रखा था? 1934 में। अभी एम.एन. रॉय कौन है? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे। इन्होंने कहा था कि हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। किन्होंने कहा? एम.एन. रॉय ने कहा। इसके बाद इसकी मांग कांग्रेस ने करी, आईएनसी। कांग्रेस ने कब करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग? 1935 में। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में डिमांड रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा 1938 में। जवाहरलाल नेहरू ने इस डिमांड में ये कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो चाहिए, लेकिन कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपने तौर तरीके से बनाएंगे, इंडियंस बनाएंगे, लेकिन कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इसके बाद बहुत ध्यान सुनना, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर जाती है वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में क्या होता है कि अब आओ वर्ल्ड वॉर टू कैसे रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है 1939 में, और उस समय हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथ गो ने 3 सितंबर 1939 ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया ब्रिटिश के साथ है, ब्रिटेन के साथ है वर्ल्ड वॉर टू में, विदाउट कंसल्टिंग इंडियंस। हम लोगों से पूछा भी नहीं, और लिनलिथ गो ने ये कह दिया कि इंडिया ब्रिटिश के साथ है, जो कि किसी को
एक्सेप्टेबल नहीं था, कांग्रेस लीडर्स गुस्सा हो गए। अब कांग्रेस की सरकार थी, तो 1937 इलेक्शन में कांग्रेस कितनी सीटें जीती थी? प्रोविंशियल इलेक्शन में 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो 707, 707 सीटें जीती थी। किसने? कांग्रेस ने। और सभी प्रोविंस में लगभग ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंस, ऑलमोस्ट 11 जितने प्रोविंस थे, सभी प्रोविंस में और सभी प्रोविंस में लगभग ऑलमोस्ट सभी प्रोविंस में, मतलब 9 प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी 9 प्रोविंस में। इसका फायदा क्या हुआ कि कांग्रेस अपने डिमांड को बहुत ही स्ट्रांगली रख सकती थी। किसमें? प्रोविंसेस में। अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर 2 में, विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस लीडर्स, जो कि 9 प्रोविंस में आपके कांग्रेस लीडर्स हैं, आपने एक से भी बात नहीं करी। मतलब आप वैल्यू नहीं दे रहे इन कांग्रेस लीडर्स को। इसलिए कांग्रेस लीडर्स ने रिजाइन कर दिया अक्टूबर 1939 और नवंबर तक सभी कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। कहां से? प्रोविंशियल असेंबली से। उन्होंने रिजाइन कर दिया कि हम नहीं करेंगे गवर्न, आप कर लो। ये क्या था? एज अ प्रोटेस्ट था। सभी लीडर्स ने ये कहा कि इंडिया डू नॉट सपोर्ट ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 2। ये पूरी दुनिया को बात पता चली कि सभी ने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस मिनिस्टर्स ने। ब्रिटेन की बेइज्जती होने लगी। तो उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड लिंको ने एक ऑफर दिया। उस ऑफर का क्या नाम था? अगस्त ऑफर। इस अगस्त ऑफर का एक ही एम था स्टूडेंट्स, कि इंडिया का सपोर्ट मिले किसको? ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का सपोर्ट मिले ब्रिटेन को। ये किसका एम था? अगस्त ऑफर का मेन मकसद था। और ये किसने लाया था? लॉर्ड लिलिंथगो ने लाया। अब इसके क्या प्रोविजंस हैं अगस्त ऑफर के, मैं आपको बताता हूं। तो अगस्त ऑफर अगस्त 1940 में लाया गया। किसने लाया? लॉर्ड लिलिंथगो ने। और इन्होंने ये क्या कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस। अब स्टूडेंट्स, अब आपको लगेगा कि डोमिनियन स्टेटस क्या है। आप सोचोगे कि ये डोमिनियन स्टेटस क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि डोमिनियन स्टेटस क्या है। डोमिनियन स्टेटस का सिंपल मतलब होता है फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। इन 3 चीजों पे आप लॉ नहीं बना सकते।
इन 3 चीज़ों पे, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इन 3 चीज़ों पे आप लॉ नहीं बना सकते। इस पे लॉ कौन बनाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी लॉ। अब डोमिनियन स्टेटस का डिफिनेशन, और या फिर एक कह लो कि डोमिनियन स्टेटस का हिस्ट्री में बताता हूं इंडियन स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में। तो 1908 में पहली बार डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फर्स्ट टाइम इन 1908। अब 1908 में डोमिनियन स्टेटस जब मांगा गया, तो ऐसा नहीं है कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि हमें खुद की रूल चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए और हम फिर अंग्रेजों को भगा देंगे मार के, ऐसा नहीं। यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि हमारा एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी हो। ये किसका मांग था? कांग्रेस का मांग। इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी हो, ये कांग्रेस के मिनिस्टर्स मांग करते थे 1908 में, इसलिए उन्हें क्या चाहिए था? डोमिनियन स्टेटस। मतलब उसमें डोमिनियन स्टेटस का ये डिफिनेशन था कि एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी हो। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन पे लॉ बनाने के लिए ये मांग नहीं था। मतलब कि उस समय भी फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, मान लो उसमें डोमिनियन स्टेटस दे दी जाती, तो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन किसके अंडर होता? अंग्रेजों के अंडर ही होता। दूसरा, ये तो 1908 में पहली बार डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, कांग्रेस ने करा। वो क्यों करा? ताकि उन्हें इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी मिल सके, एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी मिल सके। ठीक। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस का डिफिनेशन है 1926 में बेलजोर डिक्लेरेशन होता है। क्या होता है? बेलजोर डिक्लेरेशन होता है 1926। यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का डिफिनेशन ये दिया गया, ऑटोनोमस बॉडीज विदिन ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, कि आप ऑटोनोमस तो हैं, सेल्फ गवर्निंग तो होंगे, मतलब आपके पास लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस तो होगा, लेकिन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन आपके पास नहीं होगा। ये 1926 बेलजोर डिक्लेरेशन में ये कहा गया। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस का डिफिनेशन नहीं दिया गया, नो डिफिनेशन, इसको डिफाइन नहीं किया गया लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस को। अब आते हैं कि सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने कब माना कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। वो 1931 में। उसमें वाइसरॉय कौन थे? हमारे इरविन साहब। तो इरविन ने ये कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आपको लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस मिलेगी। 1931 में इरविन ने कहा, लेकिन 31 दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में हम लोग मॉडिफाई हो चुके थे, डोमिनियन स्टेटस से फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए। लाहौर सेशन में ये कहा गया। किसने कहा? कौन थे यहाँ चेयरमैन? जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को
पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। और आज हमारा रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को इसलिए भी मनाया जाता है तो इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस जवाहरलाल नेहरू ने मनाई थी 1930 में। तो ये डोमिनियन स्टेटस का है, ठीक है। तो अगस्त ऑफर में, अब डोमिनियन स्टेटस को बिल्कुल कनेक्ट करो स्टूडेंट्स। डोमिनियन स्टेटस कब दे रहे थे ये? 1940 में ये कहा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। किसने? वाइसरॉय लिलिंथ गोव ने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन अब कांग्रेस लीडर्स को इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस। दूसरा, ये पहला मांग, ये तो खत्म हो गया डोमिनियन स्टेटस। दूसरा, अंग्रेजों ने ये कहा, अंग्रेजों ने प्रपोजल्स में और क्या डाला? पहला प्रपोजल तो खत्म, कांग्रेस ने मना कर दिया। दूसरा प्रपोजल कि कैबिनेट की कंस्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ये तो मान लिया उन्होंने। कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, बिल्कुल बनाओ। सेकंड प्रपोजल, ध्यान सुनना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाओ, बनाने के लिए उन्होंने डिमांड मान ली उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मान लो कि कोई तुम्हारा प्रोविंस या फिर कोई ऐसा प्रिंसली स्टेट तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को तैयार ना हो, तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है और वो अपना सेपरेट यूनियन भी रख सकती है। समझ लो दिमाग ब्रिटिशर्स का, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। जो भी सेपरेट यूनियन जो बनेगा वो क्या होगा? उन्हें कौन सी स्टेटस दी जाएगी? डोमिनियन स्टेटस दी जाएगी। जस्ट लाइक जो इंडियन यूनियन को जो डोमिनियन स्टेटस जो मिलेगा, वो ही सेपरेट यूनियन को भी दिया जाएगा डोमिनियन स्टेटस। तो ब्रिटिशर्स का तो कुछ जाएगा नहीं। यूनिटी किसकी खत्म होगी? किसकी यूनिटी टूटेगी? तो हमारे इंडिया का पार्ट टूटेगा। तो ये दिमाग बहुत सही लगाया अंग्रेजों ने, ललित गोरे बहुत सही दिमाग लगाया कि तोड़ दो इनको। मतलब कि सुनो, मान लो बंगाल प्रोविंस है, बंगाल का है कि हमें अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें एक अलग यूनियन बनाना है। तो बंगाल यूनियन होगा एक, और एक बंगाल के अलावा इंडियन यूनियन होगा। इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन यूनियन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से ये पार्टीशन कर रही है। और जिन्ना तो 1929 से ही पाकिस्तान की रट लगाए हुए था। तो कांग्रेस ने ये कहा कि डायरेक्ट आप विभाजन नहीं कर रहे हो, पार्टीशन ही कर रहे हो। कांग्रेस ने डायरेक्ट यही कहा कि आप तो डायरेक्ट पार्टीशन करवा रहे हो। तो यहां पे भी ये खत्म हो गया, ये प्रपोजल खत्म कि हमें ये प्रपोजल पसंद नहीं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाओ, प्रपोजल ठीक है, वो दैट इज एक्सेप्टेड, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेड कि आप हमारे इंडिया को ही तोड़ दें। सेपरेट यूनियन हो, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एक होगा, यूनियन भी एक होगा। तीसरा, मुस्लिम लीग क्यों मना कर देती है? तो मुस्लिम लीग इसलिए मना करती है क्योंकि पाकिस्तान का इसमें एक भी जगह, पाकिस्तान की डिमांड को नकार दिया था किसने? लॉर्ड लिलिथगो ने। और जिन्ना को सिर्फ चाहिए था पाकिस्तान, एक सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। अब मैं इस पे एक थर्ड प्रपोजल जो था अगस्त ऑफर का, वो क्यों खत्म हुआ? अब लिलिथगो ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नो पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको वीटो पावर दूंगा, नो पाकिस्तान बट वीटो पावर टू माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब
डायरेक्ट मुस्लिम लीग के मेंबर को विटो पावर होगा। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी, जो भी माइनॉरिटीज हैं, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको विटो पावर होगा। लॉर्ड लिलिथगो ने डायरेक्ट कहा ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी बिल, जितने भी एक्ट हैं, जितने भी बिल हैं, उन सारे बिल और एक्ट में विटो पावर चाहिए होगा। उन सारे एक्ट और बिल्स में माइनॉरिटीज का, मुस्लिम्स का एसेंट चाहिए, कंसेंट चाहिए। विदाउट असेंट और कंसेंट एक भी बिल पास नहीं होगा। ये लॉर्ड लिलिथगो ने क्यों करा? ताकि सेफ गार्ड करना चाहते थे किनको? माइनॉरिटीज को। और इसे कहते हैं विटो पावर। ये बहुत बड़ी पावर थी, इतनी बड़ी पावर दे दी थी लॉर्ड लिलिथगो ने कि तुम्हें विटो पावर होगा, जबकि मुस्लिम्स का पॉपुलेशन 25% ही था इंडिया में, और विटो पावर दे रहे हैं मुस्लिम्स को, लॉर्ड लिलिथगो। फिर भी जिन्ना को क्या चाहिए था? पाकिस्तान, स्टेट ऑफ मुस्लिम्स, पाकिस्तान। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, विटो पावर का प्रपोजल। ये देखते हुए भी उन्होंने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। विटो पावर का प्रपोजल होते हुए भी उन्होंने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, मैं आपको बताता हूं। अब क्या हुआ था कि 1937 इलेक्शन में मुस्लिम लीग की हार हुई थी। 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें आई थी? मुस्लिम लीग को सीटें आई थी 109, और एक भी स्टेट में इनकी पार्टी नहीं बनी थी। पंजाब में, यूनियन पार्टी बनी, सिंध में यूनाइटेड पार्टी बनी, और बाद बाकी 9 राज्य में कांग्रेस की पार्टी बनी, आईएनसी। मुस्लिम लीग एक भी जगह सरकार में नहीं। और यहां से स्टार्ट करता है जिन्ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि रिलीजन में बहुत ताकत होता है, जिन्ना ये चीज जानता था। उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया कि एक अलग स्टेट होगा, एक अलग दुनिया होगी। पाकिस्तान वर्ड जो था, उसने इतना ज़्यादा तवज्जो दिया इस वर्ड को कि इस वर्ड का मतलब, मायने बहुत बड़ा था। मतलब कि जिन्ना ने सबसे पहले क्या करा, मुस्लिम लीग ने क्या करा कि जितने भी मौलवी थे, जितने भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उनके साथ बातचीत करी कि आपको ऐसे इस प्रोपेगेंडा कह लो, प्रोग्राम को फैलाना है लोगों में। मौलवी कहते थे पाकिस्तान एक सपनों की दुनिया है, तो लोग और ज़्यादा पाकिस्तान को पाने के लिए बिल्कुल जुझारू हो गए कि हमें चाहिए पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान वर्ड जिस प्रपोजल में नहीं दिखता था, वो उसको रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि ये उनका प्रोपेगेंडा था। उनके इलेक्शन कैंपेन्स का ये मेन एम होता था कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए। इसलिए अगस्त ऑफर में पाकिस्तान आइडिया को टोटली निगलेक्ट कर दिया गया। पाकिस्तान आइडिया वॉज टोटली निगलेक्टेड बाय लॉर्ड लिलिथगो। इसलिए जिन्ना ने पाकिस्तान आइडिया ना होने के कारण अगस्त ऑफर को निगलेक्ट कर दिया। अब 3 प्रपोजल मैंने आपको बताए। कांग्रेस भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस डायरेक्ट कह रहा था ये तो आप तो विभाजन कर रहे हो, सेपरेट यूनियन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसे होएगा।
ये तो गलत है। तो कांग्रेस ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। सेकंड, मुस्लिम ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रही थी अगस्त ऑफर, लेकिन वीटो पावर दे रही थी। कांग्रेस को इस बात से भी नाराजगी थी कि आप वीटो पावर कैसे दे सकते हैं, तब तो मुस्लिम लीग ऐसा कोई एक्ट और बिल पास करने ही नहीं देगी जो कि हिंदूज के फेवर में हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वीटो पावर देना किसी एक स्पेशल एक कम्युनिटी को आप स्पेशल पावर दे देंगे तो जाहिर सी बात है वो पावर का मिसयूज हो सकता है। क्योंकि लॉर्ड लिंथगो को लगता था कि जिन्ना को इस बात से ज़्यादा दुख है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वहाँ पे बस हिंदूज होंगे, क्योंकि हिंदूज की संख्या ज़्यादा है, 75% उसमें हिंदूज हैं। तो जाहिर सी बात है 75% लोग लीडर बन के भी आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब 75% अगर हिंदूज होंगे तो सारे बिल हिंदूज पास करते जाएंगे, जो भी उनके हक में होगा, जो भी उनके फायदे का होगा। तो जिन्ना ये सोचता था कि मुस्लिम्स निगलेक्ट कर दिए जाएंगे, उनके इश्यूज को दबा दिया जाएगा, तो ये भी सोच थी जिन्ना की जो कि सही थी। वो अपने हिसाब से देख, अपने उनके व्यू से वो चीज़ सही था। तो लॉर्ड लिंथगो ने ये सोचा कि जिन्ना को पाकिस्तान नहीं चाहिए, एक ऐसा असेंबली चाहिए जहाँ पे मुसलमानों की भी बात सुनी जाए, इसलिए उन्होंने वीटो पावर दे दिया मुसलमानों को। लेकिन जिन्ना तो कुछ और सोच रहा था, वो अपना एक ज़मीन चाहता था, इसलिए जिन्ना ने अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया। ठीक है, इस तरह से अगस्त ऑफर खत्म हो गया। अब अगस्त ऑफर खत्म होने के बाद क्या होता है कि अब तो मिनिस्ट्रीज में कांग्रेस है नहीं, प्रोविंशियल असेंबलीज में कांग्रेस लीडर्स हैं नहीं, तो सभी कांग्रेस लीडर्स उतावले हो रहे थे कि हमने रिजाइन भी कर दिया। कह रहे थे गांधी जी की हमने तो रिजाइन भी कर दिया और हम कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहे, कोई विद्रोह भी नहीं कर रहे, तो हम एक मास मूवमेंट करना चाहते। तो गांधी जी ने ये कहा कि तुम अगर अभी विद्रोह करोगे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स क्या है, परेशान है वर्ल्ड वॉर 2 में, और वो हार रहे हैं, एक्चुअली वो हार रहे हैं। शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के इनिशियल पोजीशन में जर्मनी बहुत ही फ्रांस को हरा चुका था। अब ब्रिटेन की बारी थी तो ब्रिटेन बिल्कुल डरा सहमा था, और जापान भी अटैक करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा परेशान थी, और अगर इस वक्त कोई मास मूवमेंट होता है तो ब्रिटिशर्स बहुत ही रूथलेसली सप्रेस करेंगे इस रिवोल्ट को, ये गांधी जी जानते थे, जिसमें हजारों लोग मारे जा सकते थे। इस वजह से गांधी जी ने कहा कि हम एक नॉन वायलेंट एक प्रोटेस्ट करेंगे। वो प्रोटेस्ट किस चीज़ का होगा, उसका एम क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूं। अब क्या होता है, गांधी जी कहते हैं कि हम एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, और उस प्रोटेस्ट का नाम होगा इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह में हमारा मकसद फुल इंडिपेंडेंस नहीं होगा, हमारा मकसद होगा राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार। अब आप कहोगे राइट टू स्पीच, क्या स्पीच उसमें बोल नहीं सकते थे लोग? तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 सितंबर 1939 को
लिलिंद गो ने क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया किसके साथ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ उसी समय क्या स्टार्ट हो गया, एक एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 ये स्टार्ट हो गया। अब इस एक्ट के थ्रू अगर तुम कहीं भी पब्लिक प्रोसेशन में अगर तुमने ये कह दिया कि हम ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करेंगे, लोगों को इकट्ठित करके ये कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को इस वॉर में, तो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के वायलेशन में आता है और ब्रिटिशर्स आपको तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, क्योंकि ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 लागू हो चुका है। कब लागू हुआ था? 3 सितंबर 1939 को। ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 के कारण जो राइट टू स्पीच खत्म हो गया लोगों का, इसके अगेंस्ट ये इंडिविजुअल सत्याग्रह था, फुल इंडिपेंडेंस के लिए, अगेंस्ट फुल इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था। तो राइट टू स्पीच ये क्या था, मेन मकसद था इंडिविजुअल सत्याग्रह, राइट टू ऑर्गेनाइज, राइट टू हैव प्रोसेशंस, तो ये सब था, ये एम था किसका, इंडिविजुअल सत्याग्रह का। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? वो थे विनोबा भावे। तो इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के 2 फेज होंगे, ठीक है। तो इस फेज में फेज 1 और ये फेज 2, ठीक है। तो फेज 1 में बहुत ही नॉन वायलेंट मूवमेंट है ये इंडिविजुअल सत्याग्रह। फेज 1 में विनोबा भावे, बहुत ही सेलेक्टेड कांग्रेस लीडर्स को लिया गया इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट करा, विनोबा भावे। विनोबा भावे गांव में जाने लग गए और उन्होंने ये कहा कि हम ब्रिटिशर्स को बिल्कुल सपोर्ट मत करना इस वॉर में। सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स को कहने लगे कि तुम मत लड़ो ब्रिटिशर्स के लिए। इनको जेल में डाल दिया गया। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू, ये सेकंड सत्याग्रही थे। सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इनको भी जेल में डाल दिया गया, क्योंकि ये भी क्या कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मत करो। किसमें? वर्ल्ड वॉर 2 में। थर्ड कौन थे? ब्रह्मदत्त, ये गांधी जी के शिविर में रहते थे, इनको भी जेल में डाल दिया। अब इस फेज 1 के इंडिविजुअल सत्याग्रह की जो फेज 1 है, इसमें ज़्यादा जोश नहीं था, क्योंकि बहुत ही नॉन वायलेंट था, ठीक है। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स एम्बेरस हों, ऐसा रीज़न दिया गया था, गांधी जी ने दिया था जब वो लॉर्ड लिलिंथ गो से मिलने गए थे। और इस प्रोसेसन में क्या, फेज 2 के भी प्रोसेसन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया जाता था कि बाकायदा बताया जाता कि यहाँ हम स्पीच देने वाले हैं, यहाँ हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, बिल्कुल टाइम और वेन्यू दिया जाता था, ठीक है। तो फेज 1 गांधी जी ने इसको फेज 1 को खत्म कर दिया दिसंबर 1940 में। और फेज 2 स्टार्ट होता है। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ फेज 1 फेज 2 का? जब फेज 2 पहले बताता हूँ। तो फेज 2 में क्या हुआ कि ये स्टार्ट होता है जनवरी 1941 में। और ये होता है स्ट्रॉन्ग सत्याग्रह, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल सत्याग्रह। सेकेंड पार्ट, इसमें हजारों लाखों लोग सड़क पे आते हैं,
सभी कांग्रेस लीडर्स गांव शहरों में जाते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट इसी में स्टार्ट होता है। सेकेंड फेज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह में दिल्ली चलो मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसमें लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली चलो, ताकि ब्रिटिशर्स को हम अपोज कर सकें, ब्रिटिशर्स को बता सके कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, इस वर्ल्ड वॉर 2 में हम तुम्हारे साथ नहीं है, और हमारी राइट टू स्पीच को के मांग को वापस से दो। दिल्ली चलो मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा ये अपराइजिंग कह लो या फिर बहुत ही ज़्यादा इसमें लोग जुटे, मास मूवमेंट था ये, ठीक है। इसमें इतना ये मास मूवमेंट था कि 15 मई 1941 तक, 15 मई 1941 तक करीबन 20,000 लोग अरेस्ट हो चुके थे, जेल में बंद हो चुके थे। इतना बड़ा मास मूवमेंट था ये, सेकेंड फेज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब क्या होता है, अब क्या मांग था? फेज 2 में मांग सिर्फ ये नहीं रहा कि हमें राइट टू स्पीच दो और हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब फेज 2 में ये भी मांग आ गया कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। कब? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तब हम आपको सपोर्ट करेंगे। गांधी जी ने दिसंबर 1941 में, दिसंबर 1941 में गांधी जी ने ये कहा, मतलब कांग्रेस लीडर्स ने ये कहा कि ब्रिटिशर्स हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप हमें फुल इंडिपेंडेंस दोगे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि ये बिल्कुल सटीक समय था, नहले पे दहला कह लो, क्योंकि इसी वक्त जापान, सिंगापुर, हांगकांग और फिलीपींस ये तीनों जीत चुका था जापान। ये तीनों जीत चुका था जापान। 8 दिसंबर 1941 को, 8 दिसंबर 1941 को सिंगापुर, हांगकांग और फिलीपींस ये 3 कंट्रीज, 3 स्टेट कह लो, ये जीत चुका था। कौन? जापान। किन से? ब्रिटिश कॉलोनीज को पे विजय प्राप्त कर ली थी जापान ने। और ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि ये सेम हाल इंडिया का होगा, ये सेम हाल इंडिया का होगा। सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपींस तो निकल गई हाथ से और इंडिया भी चला जाएगा। ये ब्रिटिशर्स ये बात जानते थे। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? विंस्टन चर्चिल। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का? विंस्टन चर्चिल। वो नहीं चाहता था कि इंडिया भी जाए हाथ से। सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपींस यहाँ पहुंच चुके हैं जापानीज। और ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी हालत है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अभी जर्मनी भी उधर फ्रांस को हरा चुका है। ये सबसे सटीक समय था कांग्रेस लीडर्स के पास, और उन्होंने करा भी वैसा ही। उन्होंने पूरा फोर्स करा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमें फुल इंडिपेंडेंस दे दो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद,
तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने किसको भेजा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, ताकि तुम जाओ और बात करो कांग्रेस लीडर से कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, वो किस बात से नाराज हैं, इंडियन मास जो है क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में। तो आता है क्रिप्स मिशन 2। विंस्टन चर्चिल किसको भेजते हैं? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसी को कहते हैं क्रिप्स मिशन 1942, जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, बहुत लेट हो चुका है। क्रिप्स मिशन 1942 मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक